देंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है कोई ना कोई शर्त होगा। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई शर्त होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कम से कम 2 इवेंट है और किसी न किसी वो सैंपल स्पेस के अंदर वो क्या हो रहा है, इवेंट घटित हो रहा है। कोई 2 इवेंट्स है ए और बी जो किसी सैंपल स्पेस एस के अंदर घटित हो रहा है, ठीक है। तो और हो क्या रहा होगा कि ए के होने से बी इफेक्ट हो रहा होगा और बी के होने से ए इफेक्ट हो रहा होगा। तो हमको निकालना है, मान के चलिए कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम बोले कि एक डाइस को फेंका गया, तो एक डाइस को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा, जितना पॉसिबल आउटकम वहाँ आ सकता है ना एक डाइस को फेंकने के बाद, वही हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो मान लीजिए वो सैंपल स्पेस आया 1 2 3 4 5 एंड 6 एक डाइस को फेंकने के बाद। अब हम एक इवेंट एसोसिएट किए इस सैंपल स्पेस के अंदर कि अगर हमने डाइस फेंका है तो इवन नंबर आया होगा, ठीक है ना। मतलब एक इवेंट ए क्या बनाया गया कि डाइस पे ए आया, मतलब इवन नंबर आया होगा, मतलब इवन नंबर अकर। ये मान लीजिए कि आपका इवेंट ए है, मतलब कि 2 आया होगा, नहीं तो 4 आया होगा, नहीं तो 6 आया होगा, यही ना हुआ। अब मान लो एक बी एसोसिएट किए, एक सैंपल स्पेस हम क्या इवेंट क्या एसोसिएट किए इसके सैंपल स्पेस के अंदर कि 3 से नंबर बड़ा हो, है ना, 3 से नंबर बड़ा हो, मतलब डाइस पे आने वाला जो नंबर है वो 3 से बड़ा है। यानी कि नंबर ऑब्टेन्ड या अकर जो भी लिखे आप, ग्रेटर देन 3। तो ये क्या हुआ होगा ज़रा बताइए आप? 3 से बड़ी संख्या आई होगी अगर एक डाइस को फेंके होंगे, तो ये सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट कंटेन कर रहा होगा वो 4 5 एंड 6। अब हम आपसे पूछे या हम आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज अकर्ड। मतलब क्या हुआ, इस वर्ड का समझिएगा। इसी को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। मतलब ये हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी बताइए यदि बी इवेंट हो चुका है और दोनों का दोनों इवेंट एक सैंपल स्पेस के अंदर ही आता है। ए भी एक इवेंट जो है वो इसी सैंपल स्पेस के अंदर ही आएगा और बी भी जो आएगा वो उसी सैंपल स्पेस के अंदर आएगा। तो एक बात बताइए, अगर बी हो चुका है मतलब उस डाइस पे क्या क्या आ गया होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी से इस क्वेश्चन को मत सॉल्व करिए, फार्मूला से मत सॉल्व करिए। आप बस पहले ये बताइए कि अगर हम बोले कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर एक डाइस को फेंके तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है। यदि 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप खुद सोचो आप कि अगर हमारा इवन नंबर 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है तो इसका मतलब कि बी इवेंट हो गया होगा और मतलब कि 4 या तो 5 या तो 6 आया होगा। तो ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगर यही हुआ है, हमको पहले से पता है कि ये हो चुका है, तो इसी में से ना देखेंगे कि ए हुआ है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम।
तो टोटल आउटकम का मतलब क्या, अगर हम बोले कि हमारा जो नंबर है वो 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है, तो 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है तो यही ना मेरा सैंपल स्पेस हो गया, यानी कि या तो 4 आया होगा, या तो 5 आया होगा, या तो 6 आया होगा। अब ये बात पहले से पता है, या तो 4 आया, या तो 5 आया, या तो 6 आया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर होगा, अब क्या, या तो 4 आएगा तब इवन होगा, या तो 6 आएगा तो इवन होगा। बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2/3। 6 का लिए 2/3 होगा। काहे होगा, क्योंकि बी हो चुका है, ये ही हुआ है, मतलब हमारा सैंपल स्पेस अब नया हो गया। अब सैंपल स्पेस ये नहीं रहा। आपने एक डाइस को फेंका है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आपने पहले बोल दिया है कि भैया आपका आया हुआ संख्या या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, तो हम इसी को लेंगे सैंपल स्पेस, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी अब घट जाएगी या बढ़ जाएगी, इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि आपको ये घटना हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की आने की, यदि 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है तो इवन नंबर या तो इसमें से 4 होगा या तो 6 होगा, यानी कि आंसर हो गया 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन की बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं नंबर इन, है ना, नंबर ऑफ इवेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। देखो यहाँ पे कैसे लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, ए हुआ है और बी हुआ है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी से ना ए होगा। यदि बी हो चुका है तो ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये ए है और ये बी है, तो जरा बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या है, 4 और 6 ही ना है। तो इसका मतलब नंबर इंटरसेक्शन तो हम जान गए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 4 और कॉमा 6 आएगा, लेकिन इसकी संख्या कितनी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो 2 है, 1 और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ही तुम्हारा क्या है, सैंपल स्पेस है। क्लियर है? तो अब जो है ना, हम छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं फटाफट, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तुम्हारा एग्जाम्पल से ही हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल है कि 3 सिक्के को उछाला गया, है ना, 3 सिक्के को ऊपर की तरफ उछाला गया, तो बताइए, और 2 इवेंट एसोसिएट किया, उसके अंतर्गत एक इवेंट एसोसिएट किया गया कि पहले सिक्का पे कम से कम नहीं, मतलब 3 इवेंट में से 2 सिक्का पे कम से कम क्या आ जाए, हेड आ जाए, और दूसरा है कि कम से कम बता देते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़ के या लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। अब आप देखोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर क्वाइंस एंड E be the event at least 2 heads appear and F be the event first coin shows tail। है ना, मतलब 3 सिक्के को उछाला गया और एक E इवेंट डिफाइन किया गया, और E इवेंट क्या है कि at least 2 heads appear, 3 सिक्के पे कम से कम 2 हेड आ जाए, ये E इवेंट है। और F इवेंट है फर्स्ट क्वाइन सोज टेल, माने पहला जो सिक्का उछाला गया था उस पे टेल आ जाए। तो सबसे पहले ये बताओ कि सैंपल स्पेस क्या होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंतर्गत ही तुम्हारा ये दोनों इवेंट होगा। तो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड कर रहे हो। जैसे हम 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया जाए उसका आउटकम पहले से नोन नहीं हो, और जब एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हमेशा एक ही आउटकम ना आए, अलग अलग आए, है ना।
जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो वो बार बार एक ही चीज़ को शो ना करे, अलग अलग डिफरेंट चीज़ को शो करे, और हमको पहले से नहीं मालूम हो कि वो क्या आ रहा है। तो भैया 3 सिक्के को उछाला गया, हमको नहीं पता है क्या आ रहा है, तो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हुई। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? तो जब परफॉर्म्ड किया गया एक्सपेरिमेंट, उसके अंतर्गत जितना पॉसिबल आउटकम आ सकता है। जैसे हम 3 सिक्के को उछालें, तो 3 सिक्कों को उछालने के बाद जो जो चीज़ आ सकती है वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? सैंपल स्पेस। जो भी चीज़ें आ सकती है, एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिखना है, लेकिन जो जो आ सकती है वो किसी को छोड़ना भी नहीं है। तो आप ज़रा सोचो कि अगर आप 3 सिक्के को उछाले हो, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, है ना, तो आपके पास कितनी संख्याएं आ सकती है? तो 3 बॉक्स बना लीजिए। पहला जब उछाले हो पहला सिक्का को, तो उसमें 2 चीज़ें आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीसरा सिक्का पर भी 2 माने एक हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब ज़रा बताओ हमें कि तुम्हारा वर्क कब कंप्लीट होगा? क्या 2 सिक्के को उछाल लोगे तो तुम्हारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कि तीनों सिक्का को उछालना ही पड़ेगा? अगर बोला गया है कि जो सैंपल स्पेस है वो 3 सिक्के पर का आने वाला आउटकम है, तो तीनों सिक्का को उछाल लोगे तभी ना तुम्हारा टोटल वर्क कंप्लीट होगा। बोलो वर्षा। तो अगर हमारा वर्क ए, वर्क बी और वर्क सी होने के बाद हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? वो होगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना? 8, है ना? क्या? देखो, अगर मेरा वर्क ए कंप्लीट हो रहा है, पहला सिक्का हो रहा है उछल रहा है तब, वर्क बी कंप्लीट हो रहा है जब दूसरा सिक्का उछाल रहे हैं तब, और वर्क 3 कंप्लीट होगा जब तीसरे सिक्के पे नंबर आएंगे। मतलब तीनों सिक्का को उछालने के बाद ही मेरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 क्वाइंस। तो तीनों क्वाइन को जब उछाल लेंगे तब ना उस पर नंबर दिखेगा। 2 को ही उछाले, 1 को रहने दिए, तो तीसरा सिक्का तो उछला ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा वर्क अगर वर्क ए, वर्क बी, वर्क सी के कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क या टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? टोटल 8 होगा। 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 8 एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, सॉरी 8 सैंपल पॉइंट आया होगा। 8 ठो क्या क्या आ सकता है, अब उसे हम लिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड आया हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया हो। ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड और दूसरे पे टेल फिर हेड आया हो, है कि नहीं? ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, दूसरा पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल आ जाए, है ना? और क्या हो सकता है कि तीनों का तीनों टेल आ सकता है। और क्या हो सकता है कि पहला 2 टेल आए, अगला हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला टेल आए और दूसरा हेड आए, फिर टेल आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि क्या हो जाए, टेल आए फिर दोनों का दोनों हेड ही आ जाए, है कि नहीं? कितना हो गया तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसके अलावा और भी तुम्हारा सैंपल पॉइंट हो सकता है? 3 सिक्का को उछालने के बाद आप हजारों करोड़ों बार सिक्का को उछालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही सारे सैंपल पॉइंट में से कोई ना कोई आपको दिखेगा। कोई दिक्कत? अब इसमें से एक इवेंट ई डिफाइन किया गया कुछ इस तरह से कि कम से कम 2 हेड आए। इवेंट ई विद एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या? कम से कम 2 हेड आए, तो 3 हेड आएगा तो भी चलेगा, पता है ना? कम से कम 2 हेड आ जाए, मतलब 2 हेड आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। 1 हेड नहीं चलेगा, 2 हेड आना चाहिए कम से कम। तुम्हारे सिक्का में, तुम्हारे पॉकेट में 10 रुपया होना चाहिए, कम से कम 10 रुपया होने चाहिए। इसका मतलब 10 से अधिक होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो ई इवेंट होगा वो तीनों हेड आ जाए वो भी चलेगा, या फिर हेड हेड टेल हो जाए वो भी चलेगा,
टेल हेड टेल हेड हो जाए वो भी चलेगा, ठीक है ना। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चल सकता है। सही है। दो बार तो नहीं ना लिखे हैं किसी को। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है। अब एफ इवेंट क्या था हमारा कि पहले सिक्के पे जो आया हुआ नंबर है, एफ बी द इवेंट कि फर्स्ट क्वाइन सोज टेल, माने जब हम पहला क्वाइन उछाले थे तो उस पर टेल आना चाहिए, बाद बाकी कुछ हो कोई मतलब नहीं है हमें, टेल आए न आए कोई दिक्कत नहीं, पहला पे टेल आना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। मतलब कि अगर टेल 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 आ जाए वो भी चलेगा तीनों, या टेल टेल हेड आ जाए वो भी चलेगा, या टेल हेड टेल आ जाए वो भी चलेगा, और टेल हेड हेड आ जाए वो भी चलेगा। अब देखो कोई क्या कर रहा है, अब इसमें देखो क्या तुमसे पूछेगा। मान लो हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज अकर्ड, पहले तो इसको बार बार बोलने सीखो। देखो 8 गो आया है कि नहीं, यहाँ भी ऐसे भी, तो ये भी मिला लेना चाहिए, कभी कभी बड़ी कंफ्यूज करता है। अब एक बात बताओ हमें इस, हाँ बोलोगी, क्या बोल रही हो? हाँ, अगर 4 सिक्का आप उछालिएगा तो सैंपल स्पेस 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 16 आएगा, है ना। क्योंकि चारों सिक्का पे जब नंबर दिखाई देगा तब ना हमारा काम कंप्लीट होगा। और दूसरी चीज़ कि एक जो वर्क कंप्लीट हो रहा है वो 2 तरीके से हो रहा है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा काम भी 2 ही तरीका से कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले को कोई मतलब नहीं है। दूसरा सिक्का उछल रहा है, हेड आएगा या टेल आएगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब हर काम को किसी और से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसको कभी भी अब लिखो तो अब अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको लिखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई की प्रोबेबिलिटी बताइए यदि एफ हो चुका है कोई दूसरे जगह से, जैसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया दूसरे जगह, आप यहाँ ऐसे खड़े हैं, अब तीसरा व्यक्ति बोल रहा है बाबू एफ हो चुका है, तो ये बताओ कि ई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या बॉक्स बनेगा कि एफ तो हो चुका है ना। तो हम एस पे थोड़ी सोचेंगे कि जब 3 सिक्के को उछाला गया तो क्या क्या आया है, हम तो ये सोचेंगे कि उन्होंने बोला है कि एफ हो चुका है, तो जो एफ हो चुका है उसमें से मेरा इवेंट किस किस तरीका से हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। क्वेश्चन बोलेगा कि ई की प्रोबेबिलिटी बताइए जब एफ हो चुका है, तो हम तो वही बता रहे हैं ना आपको। कोई तीसरा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि 3 सिक्का उछला था ना, तो 3 सिक्का उछला था ना, तो एफ हो चुका है। एफ हो चुका है मतलब पहले क्वाइन पे हेड आ चुका है, पहले क्वाइन पे हेड आ चुका है। एफ इवेंट सॉरी टेल था। एफ इवेंट क्या था कि फर्स्ट क्वाइन सोज टेल, तो एफ हो चुका है मतलब टेल 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 टेल। मतलब उन्होंने बोला है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बस कोई आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है? पहले बता दिया गया है कि 3 सिक्के को उछाला गया था, तो 3 सिक्के को उछाला गया तो आपके मोटा मोटी दिमाग में बन गया कि 8 गो सैंपल स्पेस होगा। अब होगा क्या कि तीसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा कि भैया पहले सिक्के पे टेल आ चुका है, हमने परफॉर्म किया था, हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो भैया पहले सिक्का पे जो है ना वो टेल आ चुका है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 हेड आया होगा, कम से कम 2 हेड आया होगा। तो आपको ई से मतलब ही नहीं है,
आप बस एफ को देखिए और बोलिए कि यही ना हो चुका है, और जब ये हो चुका है तो कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 2 हेड, इसमें तो नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, केवल इसी में ना चलेगा जिसमें टेल हेड हेड है। बोलो। तो इसका मतलब कि केवल एक ही घटना है टेल हेड हेड की, जिससे कि तुम्हारा इवेंट होगा या इवेंट होगा, है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 1/4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बोलो। नहीं आ रहा है? हम तुमसे बोले कि हमारा जो 3 सिक्का उछाले थे ना, वो 3 सिक्का में पहले पे टेल आ चुका है, तो पहले पे टेल इस तरह भी हो सकता है, 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 यही ना होगा केवल। तो अब बताओ कि ये घटना हो चुका था, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 हेड आया होगा? तो यही हुआ था, तो इसी में से न देखेंगे। तो कम से कम 2 हेड किस में तुम्हें नजर आ रहा है? टेल टेल टेल, मैंने तीनों सिक्का पे टेल, 2 सिक्का पे टेल, इसमें भी 2 सिक्का पे टेल, और इसमें बस टेल हेड हेड था। तो एक ही ना वो इवेंट हुआ जिसमें हेड आ सकता है, दो ठो कम से कम। तो क्या दिक्कत है समझने में? समझ में आया? आपको पूरा सैंपल स्पेस को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको हम बोले कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 4 लाल गेंद है। कितना गेंद? 4 गेंद लाल है और 5 गेंद पीला है। मतलब एक बॉक्स के अंदर 4 गो गेंद रेड है मान को चलो, और 5 गो गेंद येलो है। अब हम ये पूछे आपसे, और एक और ले लो, 3 गो गेंद ग्रीन ले लो। अब हम बोले कि भैया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब इसमें से गेंद निकाला गया बॉक्स में से, थोड़ा मिटा देते हैं ना। चलो अब जो है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल से तुमको क्लियर हो जाएगा। हम लगातार 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, देखना बहुत मज़ा आएगा। हम बोले कि एक भैया बॉक्स है, उसके अंदर 4 गो रेड गेंद है, सबका साइज सेम है, बड़ा छोटा से पता नहीं कर सकते हो कि ये रेड है ये ब्लू है, सबका साइज सेम है। 4 गो रेड है, 5 गो येलो है और 3 गो ग्रीन है, सब अच्छी तरह से फेंटी गई है। अब तुमको कुछ नहीं करना है, एक बंदा ने गेंद निकाला, आपने या आप क्या करो कि इधर से गेंद निकालो और इधर देखो, और गेंद जब निकाल लिए जब तुम, तो एक तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति तुमसे बोल रहा है कि बाबू गेंद ग्रीन आ चुका है। तो तुमको थोड़ा हेल्प कर दिया कि नहीं बताने में कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा? बोलो। सुन पा रही हो वर्षा? ये तो आसान हो जाएगा, वैसे ये तो आसान हो जाएगा। जैसे कि हम बोले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेंद रेड आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद के आने की, यदि ग्रीन आ चुका है तो इसको तो 0 हो जाएगा ना, अगर कोई बता दे कि ग्रीन आ चुका है। अगर कोई बता दे आपको कि ग्रीन आ चुका है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड आ जाए? तो अगर ग्रीन आ चुकी है तो रेड आएगी, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी कि नहीं? क्यों आई 0? क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं मिला, क्योंकि रेड गेंद में ग्रीन गेंद थोड़ी आ सकती है। तो अगर कोई बंदा बता दिया आपको कि नहीं भैया ग्रीन गेंद आ चुका है, तो बताइए कि रेड गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 0 होगी। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन देखो कि मान लो एक बॉक्स में एक डिस्क है गोल गोल वाला, और इसमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखा गया है ना। छोटे छोटे डिस्क हैं और इसमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे गए हैं। अब उसमें से आपको बोला गया कि एक डिस्क को निकालना है आपको, है ना, और 2 इवेंट नहीं, बस ऐसे ही बोला गया कि एक डिस्क को निकालिए। बताइए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, और प्रोबेबिलिटी क्या प्राइम नंबर के आने की, 1 से लेकर 10 तक डिस्क है केवल। हम बोले कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि आप एक डिस्क निकाले हुए हो, आपको बताना है कि प्राइम नंबर, आप इधर घूमे हुए हो, आपको बताना है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि ऑड नंबर आया हुआ है, यानी कि आपको वो हेल्प कर दिया कि ऑड नंबर आया हुआ है, तो आप ऑड नंबर में ही ना चेक करोगे कि प्राइम नंबर कौन कौन आया हो सकता है। तो अगर एक आदमी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि गिवन दैट कि ऑड नंबर आ चुका है, तो आप पहले सोचोगे कि या तो 1 आया होगा, या 3, या 5, या 7, या 9। अब इसमें से तुमको बोलना है कि भैया अब बताओ कि क्या संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, या कितना चांस है कि ऑड प्राइम नंबर आया होगा। तो प्राइम नंबर आया होगा तो अब इसी में से ना देखोगे कि पूरा सैंपल स्पेस में से देखने की जरूरत है तुम्हें। 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी और भी संख्या से डिविजिबल ना हो। एक और खुद से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। क्या हम क्या बोले थे, ऑड नंबर ना। हम बोले थे कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि ऑड नंबर आ चुका है, यानी कि ये घटना हो चुकी है, ये घटना हो चुकी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आया होगा। तो अब अपने दिमाग से निकालोगे कि प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है। तो प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, यही ना होगा। एक को प्राइम नंबर में नहीं रखा जाता, याद रखना। तो बताओ कि तुम टोटल 1 से 10 तक के डिस्क में जाओगे देखने के लिए। खुद से सोच के देखो ना कि तुमको कोई बता रहा है चिल्ला चिल्ला के भैया ऑड नंबर आया हुआ है, बताओ कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऑड नंबर में देखो ना कि इतनी संख्याएं आई हुई है, इतनी संख्याएं आई हुई नहीं है, इसमें से कोई ना कोई आया हुआ है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर होगा। तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। बात समझ में आई। इसी क्वेश्चन में हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन इवन नंबर इज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम व्हेन इवन नंबर अकर्ड। तो कोई भी व्यक्ति, तुम ना वहां पे खड़ा होकर सोचो कि कोई तुम्हें बता रहा है कि इवन नंबर आ गया है बाबू। जब तुम निकाले हो ना तो इवन नंबर आ गया है, तो इवन नंबर आ गया है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत बॉक्स बनेगा कि क्या क्या आ सकता है। 1 से लेकर 10 तक में 2 आएगा, तो आया होगा या 4 या 6 या 8 या 10, ये आया होगा, ये आया होगा इवन नंबर अकर्ड। तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर तो अभी भी 2 3 5 7 ही है ना। तो भैया बताओ 2 3 5 7 में 2 आएगा और यही आया हुआ है, तो 3 तो आएगा, आया ही नहीं होगा, कन्फर्म है। 5 भी आया नहीं होगा, कन्फर्म है। 7 भी आया नहीं होगा, कन्फर्म है। तो केवल 2 आया होगा तभी ना तुम्हारी प्राइम नंबर आएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1/5। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आसान है। तो आप जो चीज़ को समझते हो ना उसको फील करके समझो, तब जाके बहुत आसान लगेगा चीज़ें, नहीं तो हार्ड लगेगा। हमने बोला कि वर्ड को पकड़ो। वर्ड क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P व्हेन E इज अकर्ड। तो इसको बार बार लिखो भी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। प्रोबेबिलिटी P के होने की यदि E हो चुका है, इसका मतलब E जब हो चुका है तो आपको सोचना है केवल जो हो चुका है उसमें से तुम्हारा क्या क्या आया होगा। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं।
अब जो ये डेफिनीशन आप लिख लीजिए, क्या है कि लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स, है ना, टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ सैंपल स्पेस एस। मतलब कोई एक सैंपल स्पेस हो रहा है, उसके अंतर्गत दो इवेंट डिफाइंड किया गया ई और एफ, एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इट इज़ गिवन दैट इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड। हमें प्राप्त करना हो इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी और हमें दे दिया गया हो कि एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, पी ई बाई एफ, और इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे किया गया, तो नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई इवेंट और एफ इवेंट दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर में और नीचे जो हो चुका है, हुआ क्या था एफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, तो सैंपल स्पेस तुम्हारा एन एफ बन जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही होता है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो जो आउटकम है तुम्हारा वो एफ बन जाता है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है तुम्हारा कि इसी में जैसे ये एक किसी चीज़ की संख्या है, ये भी किसी चीज़ की संख्या है, दोनों में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ से डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम इसमें भी डिवाइड कर दें एन ऑफ एस से और इसमें भी डिवाइड कर देंगे एन ऑफ एस से, माने सैंपल स्पेस से, क्योंकि आपको पता है कि सैंपल स्पेस सब आ जाएगा, इवेंट ई और एफ इसके अंतर्गत आता है। तो अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड करें तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी बन जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, और एन एफ बाई एन एस ये प्रोबेबिलिटी किसकी बन जाएगी, एफ की। तो इसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से हम लोग मैथमेटिक्स से ये सीखे मैथमेटिक्स से, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं यूज हो रहा है। प्रोबेबिलिटी में तो डायरेक्ट यही है कि एफ हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ। लेकिन अगर हम ऊपर भी एन एस से डिवाइड कर दिए, नीचे भी एन एस से डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एस होता है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ और बाई एन एस है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की, और एन एफ बाई एन एस है तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ की।